चलो अब आज की डिस्कशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो हमने टेस्ट दिया, जिसमें क्वेश्चंस हमने फेस करे पोलर फॉर्म से रिलेटेड। तो अब देखो, हमने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें समझ में आ गया कि एंगल्स का मूवमेंट कैसे है, हमें एंगल्स का बिहेवियर समझ में आ गया कि थीटा, और साथ में रेडियंस में एंगल को मेजर करना आ गया। तो उसके बाद ही हम एक्चुअली पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हैंडल कर पाए। तो अब देखो, बिल्कुल ध्यान में रखना, कई बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अगर वो बाय चांस किसी बच्चे से हो रही है तो उस प्रोसेस में मत जाना। देखो याद रखना, बिना टेस्ट दिए आपको कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, आपका सारा प्रोसेस बेकार है। याद रखना, ये लर्निंग सर्कल जो मैंने कई बार बोला है कि इस कंप्लीट जर्नी में जो कुछ पोर्शन है वो तो एक्चुअली है जो क्लासेस कर रही है। क्लासेस के बीच में देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। कुछ पोर्शन तो एक्चुअली क्या है, जो हम लोगों ने क्लासेस अटेंड करी, क्लासेस के बीच वाले क्वेश्चंस हमने अपने आप सॉल्व करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पोर्शन है उसके बाद असाइनमेंट्स का, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, कि हमें समझ में आता है कि हमने काम कैसे करना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क उसके साथ साथ है वो है टेस्ट। तो अगर हमने टेस्ट नहीं दिया, कई बच्चों को लगता है कि बस हमने क्लासेस अटेंड कर ली हम जीनियस हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस में मत फंसना। याद रखना कि हमें ये तीनों लेग्स करने ही करने हैं, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना, वो मेन काम है। उसके बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं आएगी। पर जो मेन टास्क है वो ये डिसिप्लिन का रोल है, उस डिसिप्लिन को खराब मत होने देना, मत होने देना। मैंने कई बार बोला है, जो मेन टास्क है वो आपका डिसिप्लिन है, उसके बाद का सारा काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद आपने चुपचाप काम करना है, जो एग्जाम में आएगा इट इज़ माय ट्रबल। तो आपने डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। अब ज़रा बारी बारी इन क्वेश्चंस को देखो, ये मैंने कई बार कराया हुआ है, कई तरीक़ों से कराया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका अलग हो जाता, सब्जेक्टिव में अलग होगा। तो अब इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में डील करने का तरीका अलग होगा, सब्जेक्टिव में अलग होगा, ये बात हमने देखी भी है पहले। तो अब इसको अप्लाई कैसे करते, कई बार वैसे हमने करा हुआ है। मॉड ऑफ डब्ल्यू हमें गिवन है कि 1 है, तो 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा का मॉडुलस हमें गिवन है कि 1 है। तो अब इसमें कई तरीके थे। एक तो ये था कि लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डाल दो, जिसमें x और y याद रखना कि रियल नंबर होते हैं। अब या तो सिंपली दोनों तरफ का मॉडुलस बना लेते, 1 माइनस आयोटा जेड का मॉडुलस बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा के। हमें क्लियरिटी है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 को हम ब्रेक कर सकते हैं मॉडुलस z1 अपॉन मॉडुलस z2 में। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। अब सिंपली हमने स्क्वायरिंग कर ली, तो इसके बाद या तो z z बार वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, या फिर z को x प्लस आयोटा वाई डाल के सिंपली यहाँ पर रियल इमेजिनरी कंपेयर कर लो। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। वी हैव टू शो दैट z इज़ रियल, मतलब y जो है वो 0 आ जाएगा। या फिर जब इसको अगर इस तरीके से करोगे तो z इक्वल टू z बार आ जाएगा। अगर z इक्वल टू z बार आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल। तो इन दोनों में से कोई भी रूट अगर हमने करा वो राइट है, वो अपने आप में राइट है, ऐसा कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरह का था, मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, तो एक तरह से रिवीजन के लिए दिया था। प्रूव करना था मॉडुलस z 1 है, तो दो तरीके थे, या तो z को x प्लस आयोटा वाई डाल दो, या फिर सिंपली इसी की स्क्वायरिंग कर दो, या फिर सिंपली इसी टर्म की स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करी तो हमें क्या मिल गया, 2z माइनस 1 इंटू इसका कॉन्जुगेट, वो क्या बन जाता 2z बार माइनस 1, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता, ये बराबर है z माइनस 2 इंटू z बार माइनस 2 के। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इनको मल्टीप्लाई करा, देखो हमें क्या मिल गया, 2z इंटू 2z बार विच इज़ 4z बार, मतलब 4 मॉड z स्क्वायर माइनस 2z बार प्लस 1, ये बराबर आ गया z बार विच इज़ मॉड z स्क्वायर माइनस 2z बार प्लस 4 के। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो गई, इसको हम इधर ले गए तो हमें मिल गया 3 टाइम्स मॉडुलस z का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मतलब मॉडुलस z इज इक्वल टू 1। मॉडुलस z नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब हमें क्लियरिटी है कि मॉडुलस z डिपिक्ट करता है डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द आर्गन प्लेन, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता। इसलिए मॉडुलस z का स्क्वायर 1 आने पे मॉडुलस z बस 1 होगा, प्लस माइनस 1 नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन सारे
जो हम लोगों ने अभी अंडरस्टैंडिंग बनाई उस रिदम के ऊपर बेस्ड थे। हमें किसी ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताओ, तो -1 माइनस आयोटा रूट 3 में हमें क्लियरिटी है कि पहले हमने tan थीटा फाइंड करा विच इज़ y अपॉन x, वो -√3 अपॉन -1 हो गया विच इज़ √3। तो अब ये जो √3 आया इसमें x कितना है -1, y कितना है -√3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट क्या बना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने सोचना था कि थर्ड क्वाड्रेंट में वो कौन सा एंगल है थीटा जिसके लिए कि tan थीटा √3 हो जाए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा √3 कहाँ पे होता है, पाई प्लस पाई/3 पे विच इज़ 4π/3। या फिर अगर हमने उसको ऐसे मेजर करा क्लॉकवाइज तो वही बन सकता था -2π/3। तो अगर हमें कहा गया होता कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ, हमने देखो ये नाम अब सुना हुआ है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन सी रेंज के विदिन होता है, -π से π, जिसमें -π पे ओपन होता है और π पे क्लोज्ड होता है। तो अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा होता तो हम ये आंसर नहीं देते। अभी ये ठीक है, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा होता तो हम ये आंसर नहीं देते, उस केस में यही आंसर होता। फॉर एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न ये दोनों आंसर्स ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आंसर अगर बनाया तो इट इज़ ओके। ये अब देखो इस क्वेश्चन में मेन काम क्या था कि इसका मॉडुलस आर्ग्यूमेंट बताना था हमने। सेम कहानी है, पहले क्या कर लेते कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते। से z बराबर था 1 प्लस आयोटा की पावर 13 के और नीचे 1 माइनस आयोटा की पावर 7 के, ये था z। तो इसको अगर मान लो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई अगर कर लूँ तो इसको सिंप्लीफाई कर सकने के हमें समझ में आता है कि बहुत सारे रास्ते थे, कैसे मर्जी कर लो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पर चलो डिस्कशन में एक बार देख लेते हैं तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी। अब देखो जो 1 प्लस आयोटा की पावर 13 है, इसमें जो 1 प्लस आयोटा, या अगर मैं चाहूँ तो पहले मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेता, 1 प्लस आयोटा की पावर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, उसके बाद देख लेंगे। तो नीचे बन गया 1 में ये सिंपली x² प्लस y², डिनोमिनेटर में आ गया 2 की पावर 7, z इंटू जेड बार, वो बन जाएगा मॉड z का स्क्वायर, वो 2 आ जाता, 2 की पावर 7 आ गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में आ गया 1 प्लस आयोटा की पावर 20। अब जो 1 प्लस आयोटा की पावर 20 है वो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर 10 है, होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है उसको एक्सपैंड करो, वो सिंपली 2 आयोटा आ जाता है। तो 2 आयोटा की पावर 10 हो गया 2 की पावर 10 आयोटा की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 7। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 2 की पावर 3 विच इज़ 8 इंटू आयोटा की पावर 10। आयोटा की पावर 10 में आयोटा की पावर 8 तो 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो ये -8 लिखा हुआ है। ये एक्चुअली ये जो पूरा बना सिंप्लीफाई होके ये कितना बन गया, अकेला -8। -8 कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना बना, पाई, और इसका मॉडुलस कितना बना, 8। तो इसके मॉडुलस का आंसर आ गया 8 और इसके आर्ग्यूमेंट का आंसर आ गया पाई। ये हमारा फाइनल आंसर होता। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस बना दैट इज़ 8 और जो इसका आर्ग्यूमेंट बना दैट इज़ पाई। तो इन क्वेश्चंस का देखो सेंस ऐसे बनाते हैं, इन क्वेश्चंस का जो सेंस बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि हमें समझ में आना शुरू हो जाए कि इनकी जो मैनिपुलेशन है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक्चुअली हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं। जैसे अब देखो इसमें हमने करा क्या, 1 प्लस आयोटा की पावर 13 था अपॉन नीचे 1 माइनस आयोटा की पावर 7 था, हमने उसको 1 प्लस आयोटा की पावर 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वो सिंपली हमारे पास वो 2 की पावर 7 डिनोमिनेटर में आ गया। और इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करा। तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग हर स्टेप में इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और सेम सेंस ही था। ये भी अब देखो है सेम। ग्रेजुअली जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे तो इन्हीं को कर सकने के तरीके आपके पास बहुत फास्ट हो जाएंगे, पर अभी हम लोग इनको सिंपली कर लेते हैं कि कर तो लें एटलीस्ट। को z बराबर है 1/1 प्लस आयोटा के, तो इसको हम लोग अगर रैशनलाइज कर दें तो ये 1 माइनस आयोटा ऊपर आ जाता और नीचे 2 आ जाता। कैसे, इसको 1 माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो अब ये बन गया 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। तो x है 1/2, y है -1/2, मैंने tan थीटा बनाया, वो आ गया y अपॉन x विच इज़ -1। तो अब tan थीटा -1 में क्वाड्रेंट कौन सा है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने सोचना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में
tan थीटा -1 कब होता है? तो वो होता है 2 पाई माइनस पाई बाय 4 के ऊपर, दैट इज 7 पाई बाय 4 के ऊपर। या फिर अगर इसको हम क्लॉकवाइज मेजर करते तो इसी को माइनस पाई बाय 4 भी बोल सकते हैं। ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोला गया होता तो बस ये ठीक होता। तो बस ये इतनी सी ज़रा सी अंडरस्टैंडिंग है। देखो, जब एक बार सेंस बन जाए तो फिर ये सब बहुत ईजी सा काम है। इसका भी अब देखो एग्जैक्टली सेम सेंस है। हमें कहा क्या गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर दो इनटू इट्स पोलर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? इसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, पिछले कलर से बोर हो गए। z बराबर था 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 -4 आयोटा, ये बन गई टर्म। ये कितना आ गया? ये आ गया 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, ये बनी टर्म। ठीक है, ये सिंपली मैंने इसके डिनोमिनेटर को एक्सपैंड कर लिया। अब इसको हमने रैशनलाइज करा, 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। डिनोमिनेटर को हमने में से आयोटा हटाने की करी, तो नीचे तो आ गया 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर विच इज़ 25, और ऊपर हमारे पास बन गया सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ गया 3 - 28 -25, और साथ में हमें मिल जाएगा 21 आयोटा + 4 आयोटा 25 आयोटा, ये बना। तो ये तो बहुत इजी बन गया, -1 + आयोटा। तो ये जो z शुरू में हमने लिया था ये सिंपली -1 + आयोटा आ गया। अब ये बेकार है। इसका tan थीटा कितना बना? -1। x कितना आ रहा है? -1। y कितना है? 1। तो इसका tan थीटा बन गया -1। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा बना? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में tan थीटा -1 कब होगा? वो होगा 3 पाई बाय 4 के ऊपर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट बना थीटा, दैट इज 3 पाई बाय 4। इसका मॉडुलस कितना बना -1 + आयोटा का? वो बना √2। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता वो होता √2 विच इज़ mod z cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ये मेरा कंप्लीट फाइनल आंसर होता। इस क्वेश्चन का मेरा कंप्लीट फाइनल सुंदर सा आंसर मैंने इजीली बना दिया। ये अब हमने क्लास में भी करा हुआ है, मैंने टेस्ट में आपको फिर से बस प्रैक्टिस के लिए डाल दिया था कि ये वाला भी कर लो, पर सिंपल था। देखो 1 - z1 बार इंटू z2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करा हमने इसी के कॉन्जुगेट के साथ। 1 का कॉन्जुगेट 1, z1 बार का बार विच इज़ z1 इंटू z2 बार माइनस z1 - z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार, ये बनी टर्म। अब इसको मुझे, दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। देखो सिंपली मैंने इसको mod z का स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करा और इसको भी मैंने mod z वाला के स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करा। तो अब इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल काम नहीं। ये आ जाएगा 1 माइनस z1 बार इंटू z2 इंटू z2, ये ऊपर बार लग गया गलत, इंटू माइनस z1 इंटू z2 बार प्लस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे z1 बार बन जाता mod z1 का स्क्वायर, z2 बार बन जाता mod z2 का स्क्वायर। आगे माइनस mod z1 स्क्वायर माइनस mod z प्लस mod z2 का स्क्वायर। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस z2 बार माइनस z1 बार z2। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म तो डायरेक्टली इन दोनों, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते, ये दोनों कैंसिल हो गई। तो मेरे पास क्या बचा? 1 माइनस, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस mod z1 स्क्वायर इंटू mod z2 का स्क्वायर माइनस mod z1 स्क्वायर माइनस mod z2 स्क्वायर। ये सिंपली फैक्टराइज हो रहा है, सिंपली फैक्टराइज हो रहा है और वो ये बन जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, पर हमें ये मेन काम क्या था कि बस ऐसे इस फॉर्मूले के थ्रू हमने टेस्ट में इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। तो अगर करा तो फिर उसके बाद बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाले का सेंस हम जानते हैं। इन क्वेश्चंस, इस वाले में हमें क्या सिखाया गया है, कैसे करते हैं डील, कि सिंपली हम क्या करते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ले जाएंगे। तो हम इसको सिंपली x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में ले गए। z को हमने एज्यूम कर लिया कि x प्लस आयोटा वाई है, तो बन गया 2x प्लस आयोटा वाई
बराबर है मॉडुलस जेड विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब दोनों तरफ के रियल और इमेजिनरी हमने कंपेयर कर देने थे। तो 2x बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और 2 आयोटा y मतलब सिंपली 2y बराबर हो गया 2 के। तो वहाँ से y तो आ गया 1, y1 हमने डाल दिया डायरेक्टली इस इक्वेशन में, तो मिल गया 2x स्क्वायरिंग कर ली चलो इसकी, तो वो बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो वहाँ से 3x स्क्वायर आ जाता 1 और x आ जाता प्लस माइनस 1/√3। इस प्लस माइनस 1/√3 में हमें क्लैरिटी है कि जो x की वैल्यू हम माइनस 1/√3 को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो ये टर्म हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इसके बराबर होने के लिए इस x को पक्का पॉजिटिव होना चाहिए था, तो ये वैल्यू हो जाती रिजेक्ट। तो इसलिए जो फाइनल आंसर बना वो बना x इज़ 1/√3 प्लस y विच इज़ 1। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर था। सॉल्व फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, जो फाइनल आंसर बनता दैट वाज दिस। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो जो सेंस था वो इंटरेस्टिंग था, और कई बच्चों ने इसमें सॉल्व करा भी है, कई बच्चों ने गलती भी करी है, पर तो जिन्होंने सॉल्व करा दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। जिनसे गलती हुई है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था इस क्वेश्चन में, जो कि बाय चांस मिस हो गया होगा आप देखो, पर इंटेलिजेंट क्वेश्चन था ये, और उसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था जो हम जानते थे। तो ये इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन था। किसी ने a प्लस आयोटा बी की पावर 5 मुझे दिया कि वो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है, और मुझे कहा कि b प्लस आयोटा a की पावर 5 को बताओ। तो सबसे पहले मुझे दिखता कि यहाँ पे इस वाली टर्म में जो आयोटा है ये वाला वो हट रहा है। तो मान लो सबके मन में ये आया होगा कि आयोटा यहाँ से कॉमन ले लो, तो बाहर आ गया आयोटा की पावर 5, ये बन गया a अपॉन आयोटा, a के नीचे आयोटा आ गया ना, और b ये बना, तो जो LHS बना वो ये बन जाता। दिस इज़ वॉट एक्चुअली आयोटा की पावर 5 इज़ आयोटा इंटू b माइनस आयोटा a की पावर 5, ये बराबर है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा के। ये बने ना टर्म। अब मैं आयोटा से आयोटा को उधर ले जाता, तो सिंपली लेके जाने पे मुझे मिल जाता कि b माइनस आयोटा a की पावर 5 जो है ये बराबर आ गई बीटा प्लस अल्फ़ा बाय आयोटा विच इज़ माइनस अल्फ़ा आयोटा। तो नोटिस करो b माइनस आयोटा a की पावर 5 इज़ बीटा माइनस आयोटा अल्फ़ा, तो इसका कॉन्जुगेट लेते तो b प्लस आयोटा a की पावर 5 कितना बन जाता? बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा। ये बनना चाहिए था मेरा कंप्लीट आंसर विच इज़ द ऑप्शन ए। तो इसलिए जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता वो ए बनता, पर मुझे ये वर्किंग चाहिए साथ में कि आप लोगों ने अभी ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा अपना कंसेप्ट बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में भी देखो जो मैंने क्लास में क्लियरली याद है बिल्कुल शुरू में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो इसलिए अगर हमें कहा गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो वो तभी पॉसिबल है जब जो ये वाली टर्म हो आयोटा के साथ वाली ये हो ही ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो b और d था वो दोनों ज़ीरो थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हमें क्लैरिटी है कि कुछ छोटे बड़े की टर्म तो होती ही नहीं है, और a जो है वो लेस देन c है और b और d जो है वो ज़ीरो है। ये इस क्वेश्चन में मेन टास्क था। तो इसका मतलब a लेस देन c हो गया, और b और d अगर ज़ीरो हैं तो b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कितना हो गया? ज़ीरो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट इज़ b। देखो a लेस देन c है और b और d दोनों ज़ीरो हैं, तो दोनों के स्क्वायर का सम भी ज़ीरो ही हो जाता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता दैट वाज b, और अंडरस्टैंडिंग जो पीछे उसके होती वो ये होती। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। देखो मॉडुलस ऑफ z-4 का मतलब अब मैंने ज्योमेट्री के थ्रू समझाया था कि उसका मतलब होता है z का 4 से डिस्टेंस, और मॉडुलस ऑफ z-2 का मतलब होता है z का 2 से डिस्टेंस। तो z का 2 से डिस्टेंस और z का 4 से डिस्टेंस अगर बराबर हो तो z कहाँ पे होता? एग्जैक्टली दोनों के बीच में। वो कहाँ पे होता? जहाँ पे z का जो रियल पार्ट होता वो हमेशा 3 होता, सिंपली वो 3 होता। तो अगर z-4 कम है इसका मॉडुलस, और z-4 z-2 से अगर कम है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कम है
और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब z जो है वो 3 से आगे इस तरफ है, 4 की तरफ है z। तो जो रियल पार्ट ऑफ z होगा वो कैसा हो जाएगा, वो 3 से बड़ा हो जाएगा। तो इट वॉज मोर ऑफ, मतलब दिस क्वेश्चन वॉज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट। मतलब आगे ये फर्दर ज़्यादा अच्छे स्किल्स के लिए ये वाला क्वेश्चन था। तो अगर किसी से ये इसलिए मिस हो गया कि वो ये इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाया, तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत वरिड मत होना। पर मेरे मन में आया कि मैंने बताया है तो एक बार टेस्ट में इसको डिस्कस कर लें। दिस वॉज द ओनली रीज़न। ये मैंने कई बार क्लास में कराया हुआ है। डायरेक्टली अगर एक्सपैंड करके यहाँ पे ना ऑप्शन से हमने जज कर लेना था, तो इस केस में ये ऑप्शन बन जाता है इसका। बहुत ईजी था एक्चुअली। सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको अगर लिखो तो ये अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार माइनस बीटा बार का हाफ था, जो ये लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में हम यहाँ से ये नहीं बनाते, हम इन ऑप्शन से देखते कि कौन सा ऑप्शन यही बोल रहा है। इस क्वेश्चन में काम क्या था कि इन ऑप्शन से देखो कि कौन सा इसके बराबर है। नन ऑफ दिस तो चलो बेकार हो गया। तो इस केस में जो बी ऑप्शन था वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन जाता। तो इसलिए जिसका आंसर बनता दैट वाज बी। ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दिस वाज द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट। तो इंटरेस्टिंग था। तो जिन बच्चों ने इसमें बिल्कुल फुल मार्क्स लिए उन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करी है। जिनके मिस हो गए वो नोटिस करो कि देखो मैंने पूरा टेस्ट बोल बोल के करवाने में भी अराउंड 20-21 मिनट्स लिए। तो जो टेस्ट के अभी आप लोगों को 1 घंटा उससे भी ज़्यादा का टाइम मिल रहा है, 1 आवर का टाइम मिल रहा है, वो नोटिस करो कि उन क्वेश्चंस को कितनी कम देर में करना है। ये भी अभी मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। जब आप लोग और कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो इन्हीं क्वेश्चंस को करने का जो आपका राइट टाइम हो जाएगा वो दैट इज़ नॉट मोर देन लेट्स से 10-12 मिनट्स। ये 10-12 मिनट के ही क्वेश्चंस थे। पर अभी हमें बड़े साउंड करते हैं, विच इज़ ओके। पहला काम क्या है कि आपका राइट होना शुरू हो, फिर आपकी स्पीड बननी शुरू होगी। पर याद रखना पहला काम क्या है कि हमारे क्वेश्चंस राइट हों। स्पीड बनाना उसके बाद का काम है, वो बन जाएगी। इट इज़ मतलब मेरे लिए बहुत बहुत छोटी बात होती है उसके बाद। ये पहला काम क्या है कि आपको बात समझ में आ जाए। उसके बाद आपको मतलब पहले आपको पता हो कि हमने दिल्ली से बॉम्बे जाना जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। उसके बाद फिर हम लोग रूट्स देखते हैं कि हमने पैदल क्यों जाना, हम कार पे चले जाते हैं या हम फ्लाइट पे चले जाते हैं। उसके बाद हम फास्टर रूट्स पे जाना शुरू होंगे। पर पहला काम क्या है कि राइट करो, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि करो। टेस्ट देने से नहीं बचना। बाद में बहुत ज़्यादा बच्चे रिग्रेट करते हैं कि हमें बार बार बोला गया था, हमें समझ नहीं आया। आप लोग सोचो, अब से 5 साल पहले जो बच्चे मेरे पास क्लास में पढ़ने आते थे वो अलग अलग सिटीज़ से पढ़ने आते थे। उनका सुबह उठ के उन्होंने अपना तैयार होना, आके तैयार होके क्लास में आना, मेरी वेट करनी। 1 घंटे की क्लास के लिए उनके 3 घंटे बर्बाद हो जाते थे। 3 आवर्स बर्बाद होते थे फॉर 1 आवर ऑफ क्लास। आप लोग अब ये थ्रू द ट्रू मैथ मॉडल आई हैव ट्राइड टू फ्लिप दिस प्रोसेस कंप्लीटली। अब जो क्लास है मैंने वो लंबी बना दी, 1.5 घंटे की क्लास बना दी कि मैं आपकी जो 3 घंटे यहाँ पे लगते थे वो 1.5 घंटे लग जाएं। तो वो 1 आवर की क्लास से ज़्यादा एडवांटेज भी हो गया। हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड हम लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं। यू आर सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका, पर लेकिन वर्क फ्रॉम होम चलना चाहिए, रेस्ट फ्रॉम होम नहीं करना। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, बाद में बच्चे ऐसे पछताते हैं। तो इस जोन में नहीं जाना, स्माइलिंग फेस रहना चाहिए। उसके लिए अभी वाले टाइम पे काम करते रहो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब नेक्स्ट टेस्ट से जिसका भी रिदम मान लो बिगड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट टेस्ट से अपने आप को कमिट करे कि भाई मुझे सही करना है, मुझे टेस्ट नहीं मिस करना। आपका सारा ट्रैक राइट हो जाएगा अगर आप लोग आज ये डिसाइड कर लो कि मुझे टेस्ट नहीं मिस करना। बस यही आपका अकेला पैरामीटर है सक्सेसफुल होने का, कुछ और नहीं है। टेस्ट नहीं मिस करना। नंबर कम आएंगे, आपको शर्म आएगी, आप लोग अगले टेस्ट में उसको प्रिपेयर करके दोगे। आपने टेस्ट नहीं मिस करना। उसके लिए आप लोग कम पढ़ो, कुछ मिस होता है मिस हो जाए, मिस भी हो जाता है ना तो भी उसके लिए डरो मत, तब भी टेस्ट दो। कम आएंगे ना, नेक्स्ट टेस्ट में उसको इंप्रूव करो। चलो ऑल द बेस्ट।